पीछे मेरा हॉस्टल नज़र आ रहा है, डैन हॉस्टल। इसके 4th फ्लोर पे मैं ठहरा था। इसको सेलेक्ट करने की रीज़न इसकी लोकेशन थी। मुझे नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क विज़िट करना था, उसका म्यूज़ियम और फैरो आइलैंड के बैंक नोट कलेक्ट करने थे। इसके अलावा 17 फेमस अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद हैं, जिसको आप कवर अप कर सकते हैं इजीली। इस हॉस्टल में तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि किड्स रूम, और ख़ास तौर पे किचन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। आप अपना कुछ भी कुक कर सकते थे और अपनी चीज़ें आप बाहर से ख़रीद के ला के स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे तो डेनमार्क में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस हॉस्टल में बहुत ताकीद की गई थी कि पानी को ज़ाया ना किया जाए, और 2 जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मेंशन की गई थी। नंबर 1, किचन में एक चिट लगाई गई थी जिस पर लिखा हुआ था कि वॉश योर डिशेस, योर मॉम इज़ नॉट हेयर। और दूसरा, शावर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन लगाई हुई थी कि आप 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर शावर ले लें, और वहाँ एक टाइमर भी लगाया हुआ था। यूँ तो ये रूम 6 लोगों का था, लेकिन उस रात ऑक्यूपेंसी 4 लोगों की थी। जॉर्डन, स्पेन, पाकिस्तान एंड इंडियन। चारों रूममेट जो थे वो ट्रैवलर भी थे और डिफरेंट नेशनल भी थे। तो ऑब्वियसली एक लंबी डिस्कशन चली रात को सोने से पहले। चारों की डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, और कल रात हमने खूब बैठ के स्पेनिश से उसके दिल का हाल मालूम किया। तो उसने अपनी सारी बातें बड़ी तफसील से हमें बताई। काफ़ी देर डिस्कशन के बाद मैंने उससे 2 सवाल किए। पहला सवाल, तुम्हारे पास पासपोर्ट कौन से मुल्क का है? उसने कहा स्पेन। मेरा दूसरा सवाल था कि अगर तुम लोगों को आज़ादी मिल गई तो तुम लोग किस चीज़ के ऊपर बेस करोगे? और मुझे उसकी आंखों में जवाब वही नज़र आ रहा था, पहले वाला, स्पेन। और डिस्कशन कुछ इतनी सीरियस हो रही थी कि लग रहा था कि जैसे सुबह जाके हम लोगों ने कोई फ़ैसला सुनाना है। चलें जनाब, ज़रा हॉस्टल से बाहर चलते हैं। हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये H.C. एंडरसन रोड कहलाती है, जो कि हैंस क्रिस्टियाना एंडरसन थे। एंड्रियस बेसिकली ग्रीक नाम है, जिसका इंग्लिश वर्जन एंड्रियो होता है, और डेनमार्क में ये 5th मोस्ट कॉमन सरनेम है जो कि यूज़ होता है। H.C. एंडरसन जो थे वो बेसिकली एक ऑथर थे, और उन्होंने काफ़ी सारे प्लेज, नावल, पोएम्स और ट्रैवल लॉग्स भी लिखे हैं, और ज़्यादातर वो याद रखे जाते हैं अपनी फेरी टेल्स से। H.C. एंडरसन 2 अप्रैल 1805 में पैदा हुए थे, और 4 अगस्त 1875 को उनका इंतकाल हुआ था। जैसे कि जनाब कहा जाता है कि कोपेनहेगन जो है वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी है, और डेनमार्क जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो आइए ज़रा इस खुशी को हम दूसरे ज़ाविये से भी देखते हैं। यहाँ पानी की छोटी बॉटल आपको कॉस्ट करेगी पाकिस्तानी 220 रुपये, और एक नॉर्मल फ़िश बर्गर या चिकन बर्गर आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये। आज मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रिप का एक्सपेंस भी बताऊंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है बताना इस लिहाज से कि अगर आप यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनसे आप बहुत लो कॉस्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अगर स्टे करना है तो आप अगर अर्ली बुकिंग कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फ़्लाई करना है तो आप अर्ली बुकिंग कराएंगे तो आपको फ़्लाइट रेट्स भी बहुत कम मिल सकते हैं। जैसे मुझे जर्मनी से डेनमार्क तक का जो फेयर पड़ा था वो तकरीबन पाकिस्तानी 4000 था, विच इज़ ओनली 25 यूरोस, और जो रिटर्न फ़्लाइट थी मेरी वो 60 यूरो की थी, जो कि तकरीबन 10,000 रुपये थी। तो इट डिपेंड्स के दिन क्या पड़ता है, टाइम क्या पड़ता है, और उसके मुताबिक आप फ़्लाइट लें। अगर मैं डेनमार्क में 2 दिन और स्टे करता और तीसरे दिन वापसी की फ़्लाइट लेता तो उस फ़्लाइट की कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 700 रुपये थी सिर्फ, यानी कि बहुत सस्ती फ़्लाइट थी वो। इसी तरह एयरपोर्ट से लेके और डैन हॉस्टल तक जो बस में मैंने सफ़र किया वो तकरीबन 24 DK का था, तकरीबन 700-800 रुपये पाकिस्तानी। थोड़ा सा आगे चलते ही एक आर्ट म्यूज़ियम है, ग्लैप्टोटेक। ग्लैप्टोटेक में एंट्री ट्यूसडे वाले दिन फ्री होती है। इसकी टाइमिंग्स सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होते हैं, और ये भी दूसरे तमाम यूरोपियन म्यूज़ियम्स की तरह मंडे वाले दिन बंद होता है। इसको तकरीबन आप 1.5 घंटे से 2 घंटे में कवर कर सकते हैं पूरा। टिकट प्राइस तकरीबन 115 डैनिश क्रोने है, और 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। इसमें ज़्यादातर इजिप्शियंस, रोमन्स और ग्रीक कलेक्शन रखी गई है। और मुझे नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क विज़िट करना है,
जिस काम के लिए यहाँ आया था ज़रा वो भी कर लिया जाए। मैं बैंक पहुँचा और बैंक पहुँचने के बाद मैंने म्यूज़ियम विज़िट किया। इस म्यूज़ियम में उन्होंने तमाम बैंक नोट जो अभी तक डेनमार्क की हिस्ट्री में इशू किए गए थे वो डिस्प्ले पे लगाए गए थे। बैंक से निकलते ही मेरी नज़र बॉस्टन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पे पड़ी, जो कि 17th सेंचुरी बिल्डिंग है। एक चीज़ मुझे देख के अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर 17th सेंचुरी में बनाया था और प्लान किया था, वही स्ट्रक्चर इन्होंने लेटर ऑन बाकी सारे मुल्कों में इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी कंट्रीज़ में बिल्कुल इसी तरह है कि जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पे सारे बैंक्स हैं और वहीं पे सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ 17th सेंचुरी का ही आइडिया था जो कि बाकी दुनिया में भी इम्प्लीमेंट हुआ। और जनाब फिर आप डेनमार्क आए और आपने डेनमार्क की बादशाहत नहीं देखी तो फिर क्या देखा। शाम को मैंने फिर दोबारा उसी रेस्टोरेंट में विज़िट किया और वहाँ पर मुझे फिर बातों बातों में पता चला कि यहाँ पर लाइका मोबाइल की सिम जो है वो फ्री मिलती है और उसके साथ आपको सिर्फ 13 यूरो के अंदर 60 GB का इंटरनेट डेटा मिलता है। तो यूँ मैंने अपनी सिम सबसे पहले कोपेनहेगन से ली और फिर वो 60 GB का डेटा जो है वो मेरे पूरे आगे के 10 दिन तकरीबन चलता रहा और बड़ा ज़बरदस्त प्लान था, 13 यूरो के अंदर सिर्फ 60 GB। और इसके बाद मैं वापस हॉस्टल चला गया। हॉस्टल जाके मैंने अपना सारा बैकपैक रेडी किया और फिर लगेज रूम में मैंने रखवा दिया और मज़ीद थोड़ी सी सिटी विज़िट की और इसके बाद मेरी फ़्लाइट रात को तकरीबन फ़्लाइट टाइम मेरा 8 बजे का था और उसी तरह 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी और मैंने डुसलडॉर्फ उतरना था और फिर डुसलडॉर्फ में मेरा मज़ीद 3 दिन का स्टे था।